दोस्तों, इस साइड भी मौजूद वक्त में खुशामदीद। कौमी असम्बली की 13 और पंजाब असम्बली की 39 सीटों पर जनाब धांधली के जरिए हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाने का इंकशाफ या एतराफ सामने आया है। और ये इंकशाफ या एतराफ मौजूदा हालात में, जब ऑलरेडी इलेक्शंस में धांधली के हवाले से मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो इस सिस्टम का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि अहम तरीन ओहदे पर फाइज है, उसकी तरफ से ये इल्जामात या इंकशाफात सामने आना कि जनाब मैं अपने हत्थी धांधली की है, ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट इल्जाम है। और इस इल्जाम के असरात बहुत दूर तक महसूस होंगे। ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत है, कतई नजर इस बात के पाकिस्तान के पूरे इंतखाबी अमल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है या लगा दिया गया है। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो हमें हालिया दिनों में होने वाली चंद डेवलपमेंट्स पर गौर करना होगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैं जिन डॉट्स को कनेक्ट कर पाया हूं, मुझे इस तरह लग रहा है जैसे एस्टैब्लिशमेंट का कोई एक सेक्शन ऐसा है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट में कुछ ऐसी ताकतें या वहां पर दरूने खाना कुछ ऐसी लहरें चल रही हैं जहां पर शायद जो ये समझते हैं कि जो क़यादत है एस्टैब्लिशमेंट की, उनकी शायद लाइन दुरुस्त नहीं है। और उसके लिए जो बगावत का या अगर मैं ये कहूं कि जो मज़ामत का जो एक तरीका सामने आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह की चीजें सामने आई, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से जो इल्जाम सामने आया वो अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने किसी के कहने के ऊपर ये इंकशाफ किया है, अलबत्ता ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कमिश्नर लेवल का बंदा जो एक डिवीजन पर अपॉइंट हुआ हो, खुद निगरान दौर के अंदर अपॉइंट हुआ हो, जिसको खुद मौजूदा निगरान हुकूमत की तरफ से चार्ज लेने के 4 दिन के बाद ओहदा मिला हो, जो अगले 10 दिन के बाद रिटायर होने वाला हो, तो उसकी तरफ से ये इंकशाफात कि जनाब मैंने धांधली की है, मैंने अक्सरियत को अकलियत में और अकलियत को अक्सरियत में तब्दील किया है, मेरे ज़मीर पर बहुत ज्यादा बोझ है, मैं चाहता था खुदकुशी कर लूं लेकिन मैंने खुदकुशी नहीं की, मैंने आपके सामने रख दिया है, अब मुझे कचहरी चौक पिंडी के में जाकर फांसी दे दें, मुझे अब मौत का कोई खौफ नहीं है। इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये बंदा खाली जुबानी फूक के फायर नहीं कर रहा। अगर ये बंदा कमिश्नर लेवल का बंदा अगर आकर कोई बात कर रहा है तो नंबर 1 उसके पास कुछ ऐसा सामान जरूर होगा जो वक्त आने पर सामने आएगा, और वक्त आने पर अगर वो तमाम चीजें सामने ले आएगा तो उसके नतीजे में कुछ और ज्यादा धमाके हो सकते हैं, कुछ और ज्यादा शोर शराबे हो सकते हैं, और शायद यही इस खेल का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस खेल को मौजूदा सूरत हाल में खेलने की जरूरत क्यों पेश आई। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि ये जो खेल इस वक्त खेला जा रहा है, इस खेल का ताल्लुक मरकज में बनने वाली हुकूमत से नहीं बल्कि पंजाब में बनने वाली हुकूमत से है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और आपको इस बात का अंदाजा है कि शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरकज में वजीर आजम के तौर पर उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को पंजाब में चीफ मिनिस्टर के तौर पर उम्मीदवार नामजद किया गया है। इसका मतलब यह है कि पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होगी बजरिया मरियम नवाज, और मरकज में भी वो शहबाज शरीफ को लाहौर में बैठकर कंट्रोल करेंगे। लेकिन मरकज के हवाले से लोगों को इतनी ज्यादा परवाह इस वजह से नहीं है कि पंजाब ही वो मैदान है जहां पर तख्त इस्लामाबाद की लड़ाई लड़ी जाती है। वो बंदा जिसके हाथ में पंजाब का किला होगा वही मरकज का जाकर किला फतह कर सकता है। लिहाजा पंजाब की एक अपनी अहमियत मौजूद है, और लोगों को, और खासतौर पर वो लोगों को जो इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको इस बात का अंदाजा भी है कि पंजाब में अगर नवाज शरीफ आकर बैठ जाएगा तो मुस्तकबिल में किसी भी तरीके से इस पंजाब की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा पंजाब में सबसे पहले ही हमें अदम इस्तेहकाम जो है उसको लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गौर करें कि पंजाब की टोटल सीट्स में से जो मुस्लिम लीग नून ने सीटें जीती हैं उनकी तादाद तकरीबन 154 के करीब 154, जिसके अंदर जो तमाम आज़ाद अरकान इधर उधर से तमाम लोग जहां पर आके शामिल हुए। हकीकी तौर पर मुस्लिम लीग नून के पास जो सीटें हैं उनकी तादाद है 139 सीट्स। अब इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों और
आजाद अरकान की जो हमायत है उससे पंजाब की हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। और अगर ये जो उसमें से 40 सीटें कमोबेश अगर मुतनाज़ हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में जो अक्सरियत है वो इम्कानी तौर पर कम होकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी पीछे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपर हैंड देने का कोई ना कोई मंसूबा रूबाए अमल है, और उसके लिए जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। टूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि वो कोई बच्चे तो है नहीं। अगर एक बंदा तहसीलदार, नायब तहसीलदार के तौर पर भर्ती हुआ हो और वो नायब तहसीलदार से कमिश्नर लेवल तक आया हो, वो बंदा सीएसपी अफसर ना हो, उस बंदे ने सीएसएस का एग्जाम पास ना किया हो, उसने सिविल सर्विसेज एकेडमी वाल्टन रोड से तरबियत हासिल ना की हो, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा सिस्टम को बहुत ही ज्यादा नीचे से जानता है और वो ऊपर तक आ रहा है। दूसरा नुक्ता जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ये कमिश्नर जो है वो गुजरांवाला डिवीजन नहीं लगा, वो ये कमिश्नर मुल्तान डिवीजन नहीं लगा, वो कमिश्नर लगा है रावलपिंडी डिवीजन। और रावलपिंडी डिवीजन के अंदर कोई भी अफसर और खासतौर पर कमिश्नर लेवल का अफसर लगाना किसी भी वजीर आजम का या वजीर आला के बस की बात नहीं होती। वहां पर जो भी बंदा आएगा या अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए 4 जगहों से आपको ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा। उसकी जो रिपोर्टर पार्टी है, उसकी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो भी बंदा अपॉइंट होगा, खासतौर पर कमिश्नर लेवल का बंदा अपॉइंट होगा, उसके लिए ये अपॉइंटमेंट महज एक अपॉइंटमेंट नहीं होगी। और वहां पर जो भी बंदा आएगा उसको आप इतनी आसानी के साथ ना तो नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही उसकी बातों को आप रद्द कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस वक्त ये इंकशाफात सामने आए तो राना सनाउल्लाह साहब हों या जनाब हनीफ अब्बासी साहब हों, वो ये कहते हैं कि इनका दिमागी मुआयना कराना चाहिए। ये बात सामने आई ना जनाब, ये जो है डिप्रेशन के मरीज थे, ये नींद की गोलियां खाते थे, इनका दिमागी मुआयना कराया जाए। तो भाई ये जब निगरान गवर्नमेंट बनने के चौथे दिन कमिश्नर लगे थे उस वक्त ये एतराज किसी ने क्यों नहीं उठाया? आज ये इंकशाफात हुए हैं तो ये एतराज उठाने के पीछे वजह यही बनती है कि मरकज तो ऑलरेडी मुतनाज़े हो चुका है, पंजाब की सूरत हाल को भी मुतनाज़े किया जाए और यहाँ पर जो खेल है वो नए अंदाज में खेला जाए। वो नए अंदाज में खेल कौन खेलना चाह रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब हमने इस्लामाबाद में ही मिलेगा। कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर कमिश्नर रावलपिंडी हों और वो कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में हो जाएं, या अगर मैं आपसे ये कहूं कि उनके लिए हनी ट्रैप बिछाया जाए और वो उस हनी ट्रैप का शिकार हो जाए, और जब बंदा हनी ट्रैप का शिकार हो जाए तो फिर उसके लिए बच निकलना या उस हनी ट्रैप से अपनी साख को बचाना या अपनी फैमिली लाइफ को महफूज रखना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सबूत चाहिए तो अगर आप गुज़िश्ता 2 दिन के जो वीडियो फुटेजेस हैं या सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद की, अगर आप उसका ब्लॉक ए की अगर आप उसको मंगवाएं या कहीं से वो हासिल करने और कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करें तो यहां पर सिचुएशन जरा मुख्तलिफ होती हुई नजर आएगी। लाइफ रेजिडेंशिया इस्लामाबाद, सेंटोरस टावर ए, अपार्टमेंट नंबर 1206, ये एक ऐसा हनी ट्रैप है जिसमें बताया यह जा रहा है, इजहार ये किया जा रहा है कि इस हनी ट्रैप के अंदर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब उसका शिकार हुए थे। ये वो फ्लैट है नंबर 1206 सेंटोरस ब्लॉक ए का, जहां पर गुज़िश्ता दिनों में ये जो सरगर्मियां हैं या आमदोरफ्त है लियाकत अली चट्ठा साहब की, ये वहां पर मॉनिटर की गई। ना सिर्फ मॉनिटर की गई बल्कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ ऐसी तस्वीर भी मौजूद हैं जिसमें से कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर अहम तरीन लोगों ने अपने अकाउंट्स से शेयर भी की हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये महज ज़मीर का बोझ नहीं है कि जनाब हमने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, क्योंकि अगर ज़मीर का ये बोझ होता
तो अपार्टमेंट नंबर 1206 में खेले जाने वाला जो खेल है उसके ऊपर भी ज़मीर पर बोझ आता। अगर ज़मीर पर बोझ की कहानी होती तो अपार्टमेंट नंबर 1206 में होने वाली सरगर्मियों और वहां पर होने वाली मुलाकातों और वहां पर की जाने वाली प्लानिंग्स से भी ज़मीर पर बोझ आता। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन महज वैसी नहीं है जैसे दिखाई जा रही है, इसके पीछे कुछ और कहानियां मौजूद हैं और खासतौर पर वो कहानियां उस वक्त खुलेंगी जब 2 नंबर्स जो कमिश्नर रावलपिंडी के ज़ेरे इस्तेमाल थे, उनके 2 आईफोन्स जो इस वक्त भी उनके कब्जे में थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका व्हाट्सएप डाटा जो उन मोबाइल फोन्स में मौजूद है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स जो उस फोन जो है उनके मोबाइल फोन्स में मौजूद हैं और वो दोनों मोबाइल फोन्स इस वक्त अहम तरीन इदारे की दस्तरस में हैं और वो दोनों फोन्स इस वक्त एक डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं और वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस बात का इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे अहम लोग जनाब लियाकत अली चट्टा साहब के साथ राब्ते में थे। खासतौर पर कुछ पॉलिटिकल कुव्वतें, कुछ पंजाब के सियासतदान, कुछ लाहौर के सियासतदान, कुछ ऐसे सियासतदान जिनको चीफ मिनिस्टर लाहौर के लिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए मरियम नवाज के मुकाबले में उतारा गया। यहाँ पर रेहान जो है रहमान गार्डन्स फेज 2 की कहानियां भी चल रही हैं, बहुत कुछ है जो यहाँ पर चल रहा है। तो हम तमाम चीजों को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते जनाब। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये अभी तो चीजें खुलना शुरू हुई हैं, अनफोल्ड होना शुरू हुई हैं। अभी तो इसमें से बहुत कुछ बरामद होगा, अलबत्ता जो कुछ बरामद होगा उसमें से खैर बरामद होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो जिस पोजीशन पर हम चले गए हैं, यहां पर जिस हद तक ये लड़ाई बढ़ चुकी है। जब तक मैं ये बात माजी में भी कई मरतबा जब इमरान खान साहब इक्तदार में मौजूद थे, ये बात मैं उस वक्त भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान के सियासत के अंदर अब ऐसे एलिमेंट्स या अब ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिनको हम किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, जब तक इमरान खान का नाम पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है, पाकिस्तान में उसके अलावा कोई और हुकूमत नहीं कर सकता। पाकिस्तान में उनकी जमात के अलावा कोई और जमात सियासत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में उनकी जमात के अलावा कोई और बंदा अपने आप को मुहिब्बुल वतन करार नहीं दे सकता। पाकिस्तान में उनके अलावा ना कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ना कोई वजीर आजम बन सकता है और ना ही कोई सदर पाकिस्तान का मनसब संभाल सकता है। लिहाजा जब तक इमरान खान हयात हैं, उनको तादम मर्ग वजीर आजम डिक्लेयर करने से ही इस मुल्क की बचत हो सकती है। अदरवाइज इलेक्शंस, सिलेक्शंस, इस टाइप की चीजें किसी भी तौर पर वारा नहीं खाती। और एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जिस पोजीशन में है, जिस पोजीशन पे जा चुकी है, जिस जगह पर वो इस वक्त स्टैंड कर रही है, उनके लिए भी जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा महदूद हो चुके हैं। अब मिसाल देता हूं आपको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। ये जो इंकशाफ किया है, एक लम्हे के लिए हम इस बात को तसव्वुर कर लेते हैं, क्योंकि देखें विदाउट वो कहते हैं ना इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक बंदा गुनहगार साबित ना हो जाए किसी कोर्ट ऑफ लॉ से, उस वक्त तक उसे मासूम ही तसव्वुर किया जाना चाहिए। हम एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेते हैं, एक लम्हे के लिए, कि ये जो इंकशाफात किए हैं जनाब लियाकत अली चट्टा साहब ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के हवाले से, ये दुरुस्त हैं, ठीक है जी। और ये जो मुल्क में इससे पहले भी जो है जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी ये जो डिप्टी कमिश्नर लिया पर इल्जाम लगाया था कि जनाब उन्होंने भी जीते हुए को हरवा दिया, उन्होंने इतराफ भी किया, इस तरह की उन्होंने भी कोई बात की थी। अब कमिश्नर जो है रावलपिंडी डिवीजन, वो भी इस बात का एतराफ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे फौरी बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी जो एक जेलम के एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं,
वो करने जा रहे थे, यानी डिप्टी कमिश्नर जेलम। लेकिन उसके लिए मीडिया को कॉल भी कर लिया गया, लेकिन उससे पहले ही ये उनके मीडिया के वहां पर पहुंचने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौखर कर दिया, मुलतवी कर दिया या कैंसिल कर दिया, व्हाटएवर। अब अगर हम इन नताइज को इस बात के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि जनाब ये इंतखाबी नताइज मैनिपुलेट किए गए और कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की तरफ से मैनिपुलेट किए गए, तो इसका मतलब ये होगा कि इस मुल्क के अंदर जहां जहां पर जो जो इंतखाब हुआ है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। और इनके इस इंकशाफ से पहले, यानी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा साहब के इंकशाफ से पहले, आदिल शाह ज़ेब साहब जो डॉन न्यूज के एंकर पर्सन हैं, उनकी तरफ से भी एक इल्जाम आया था, और इस इल्जाम से 3 दिन पहले इल्जाम आया था, और वो था खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया था कि वहां के आरओज और डीआरओज ने बाज़ाब्ता तौर पर रेट्स मुख्तस किए हुए थे हारे हुओं को जितवाने के लिए। और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया था अपने एक ट्वीट के अंदर कि वहां पर ये जो डीआरओज और आरओज हैं ये करोड़पति बन गए हैं, क्योंकि एक एक सीट के लिए जो करोड़ रुपए वहां पर वसूल किए गए। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन इल्जामात, जो चाहे आदिल शाह ज़ेब साहब करें या लियाकत अली चट्टा साहब करें, इनके ऊपर वजन देना पड़ेगा। और जब इनके ऊपर वजन देंगे तब जो सूरत हाल है वो एक मुख्तलिफ स्टोरी सामने नजर आएगी। मुझे मौजूदा हालात में जो मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं, खासतौर पर ये जो हनी ट्रैप वाला एक कॉन्सेप्ट है, इससे मुझे ये लगता है कि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, और इस प्लान्ड एक्टिविटी का मकसद महज मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने से रोकने के अलावा, या उनके रास्ते में रोड़े अटकाने के अलावा, रुकावटें क्रिएट करने के अलावा, पूरे के पूरे पंजाब के इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करने के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इससे एस्टैब्लिश होती हो। कोई ऐसा सबूत जनाब लियाकत अली चट्टा साहब अभी तक मंजरे आम पर नहीं ला सके, मसवाए इसके कि उन्होंने अपने 2 फोन्स जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को दे दिए, और वहां से जनाब फ्लैट नंबर 1206 की कहानी, कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस बरामद हो गई, और जिसने उन्हीं के सारे खेल को बिगाड़ के रख दिया। जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।